हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहे थे उसके पार्ट थर्ड को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस? तो इसका आंसर है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रावधान किया गया है और इसमें कंडीशन ये है कि जब चीफ जस्टिस टेम्पररी रूप से अनअवेलेबल हो, जैसे वो छुट्टी पे हो, पद रिक्त हो या अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो वैसे कंडीशन में एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और यह नियुक्ति जो होती है ये केवल टेम्पररी होती है, अस्थायी पदभार संभालने तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति आर्टिकल 126 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी। तो नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो सीनियर मोस्ट होना एक आम परंपरा है, इसका संविधान में कोई अनिवार्य उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करता है? व्हेन डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एन एक्टिंग चीफ जस्टिस? तो इसका आंसर है कि जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कर्तव्य निर्वाह में किसी कारणवश असमर्थ हो। तो आर्टिकल 126 में अस्थायी सीजेआई की व्यवस्था की जाती है, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस की व्यवस्था की जाती है। और इसका कंडीशन ये है कि यदि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने में असमर्थ हो तब ये नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश को एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद पे नियुक्त करते हैं और ये नियुक्ति तब तक रहती है जब तक सीजेआई जो होते हैं वो कार्यभार नहीं संभाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है? वेयर आर एडहॉक जजेज अपॉइंटेड? तो इसका आंसर है केवल उच्चतम न्यायालय में। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेज की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एडहॉक जजेज की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है और किसी भी अन्य न्यायालय में एडहॉक जजेज की नियुक्ति नहीं होती है। और ये नियुक्ति कब की जाती है? तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त हो, यानी कि उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। अगर उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की एडहॉक जजेज की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स एडहॉक जजेज? तो इसका आंसर है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेज की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त हो तो एडहॉक जजेज की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस कारणवश की जाती है? फॉर व्हाट रीजन इज एन एडहॉक जज अपॉइंटेड? तो इसका आंसर है कि कोरम पूरा न होने पर या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर। तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त हो जाती है या कोरम नहीं बन पाता है तो ऐसे कंडीशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के जो अन्य उच्च न्यायालय होते हैं उसके योग्य न्यायाधीशों को एडहॉक जजेज पे नियुक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करता है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑब्टेन्स फ्रॉम हुम द प्रायर परमिशन ऑब्टेन्ड? तो इसका आंसर है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं राष्ट्रपति से। तो जब एडहॉक जजेज की नियुक्ति की जाती है तो वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है
और जो संबंधित उच्च न्यायालय के सीजेआई होते हैं वो सहमति प्रदान करते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं उनसे वो अनुमति प्रदान करते हैं, वो अनुमति देते हैं, तब एडहॉक जजेज की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है? इन विच कोर्ट देयर इज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 128 में ये कहा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या फिर किसी भी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में योगदान करने हेतु फिर से नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कहाँ होती है? तो ये उच्चतम न्यायालय में होती है, और आर्टिकल 128 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स रिटायर्ड जज इन द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल के लिए ये नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में अल्पकालीन नियुक्ति हेतु आमंत्रित किया जाता है, और ये सीमित अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 128 के अंतर्गत ये नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और इसको नियुक्त कौन होता है? तो इसमें नियुक्त होते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। और नियुक्ति कौन करता है और अनुमति कौन प्रदान करता है? तो नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और अनुमति राष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी पदावधि के पूर्व हटाया नहीं जा सका है, तथापि इसके लिए प्रयत्न किया जा चुका है। वो कौन से न्यायाधीश हैं? टिल नाउ नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड बिफोर हिज टर्म, हाउएवर अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर दिस। हु आर दोज जजेस? तो इसका आंसर है रामास्वामी 1991 और सौमित्र सेन 2011। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि सिद्ध दुराचार या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी क्षमता के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो जो जस्टिस वी रामास्वामी थे उनको 1991 में उनके विरुद्ध उनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और उन पे वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, जिनके खिलाफ 2011 में यह प्रस्ताव लाया गया था। तो राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया था, किंतु लोकसभा में मतदान से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कितने सदस्यों की समिति गठित की जाती है? हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी इज फॉर्म्ड अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968? तो इसका आंसर है 3 मेंबर्स। तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ अक्षमता या दुराचार की जांच करना। ये जो समिति गठन की जाती है इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसमें पहले जो सदस्य होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, और तीसरा सदस्य एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है? Under which article there is a provision that no retired judge of the Supreme Court can practice law before any court or authority in India? तो इसका आंसर है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में ये प्रावधान किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो रिटायर्ड जजेज होंगे उनको भारत के किसी भी न्यायालय
या ट्रिब्यूनल के समक्ष वकालत नहीं करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखना और हितों के टकराव से बचाव बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में दिया गया था? द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन इन विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। तो केशवानंद भारती केस 1973 जो हुआ था, उसका मुद्दा क्या था? तो उसका मुद्दा था संसद की संशोधन शक्ति की सीमा को तय करना। और इसमें जो बेंच जो गठित की गई थी वो 13 जजेज की बेंच थी, जो संविधान की सबसे बड़ी बेंच है अब तक की। और इसका जो रिजल्ट था, इसका जो निर्णय आया, वो 7:6 के बहुमत से निर्णय आया था। और इसमें यह कहा गया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया। और इसमें कहा गया कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉल्ड ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो इसका आंसर है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके जो निर्णय होंगे उच्चतम न्यायालय के और जो आदेश होंगे उनको प्रमाणिक अभिलेख माना जाएगा, मतलब उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि अगर इसका कंटेम्प्ट किया जाता है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है, तो पनिशमेंट करने की भी इसमें शक्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के फैसले अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और उस न्यायालय को अवमानना में दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके निर्णय और आदेश जो होंगे उनका प्रमाणिक अभिलेख है और अवमानना की शक्ति प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य स्तर पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है, यानी कि इसके निर्णय और आदेश जो होंगे साक्ष्य के रूप में मान्य है और इसको भी अवमानना की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्य या राज्यों का तथा एक या अधिक राज्यों का विवाद। तो आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि आरंभिक अधिकारिता का जिक्र किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में शामिल होगा, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगा, या फिर केंद्र और राज्य या राज्यों का तथा एक या अधिक राज्यों का विवाद हो तो वो भी आरंभिक ज्यूरिसडिक्शन में आरंभिक अधिकारिता में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है? अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? तो इसका आंसर है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13(2). तो आर्टिकल 32 ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करेगा सर्वोच्च न्यायालय, और अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है यानी कि उसकी अवमानना होती है तो नागरिकों को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में रिट्स जारी कर सकता है। और वो कौन कौन से रिट्स हैं? तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, सर्टियोरारी एंड प्रोहिबिशन, इतने टाइप के रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता है, अगर ऐसा कानून राज्य बनाता है तो वो नल एंड वाइड घोषित होगा, वो शून्य घोषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन कौन से लेख जारी कर सकता है? अंडर आर्टिकल 32
द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू विच रिट्स टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा को वारंटो और उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट्स जारी करती है। तो पहली जो रिट्स है वो हैबियस कॉर्पस है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी को अवैध हिरासत में ले लिया गया है तो उसको अवैध हिरासत से मुक्त करने का आदेश देने के लिए रिट जारी की जाती है। उसको बोला जाता है कि इसको सशरीर उपस्थित करो। नेक्स्ट है परमादेश मैंडमस। ये कर्तव्य को निभाने को बाध्य करने के लिए यह आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आधिकारिक सीमा से बाहर की कार्रवाई करता है तो उसको रोकने के लिए ये रिट्स जारी की जाती है। फोर्थ है अधिकार परीक्षा को वारंटो यानी कि पद की वैधता की जांच के लिए ये रिट्स जारी की जाती है। फिफ्थ है उत्प्रेषण सर्टियोररी, निरस्तीकरण आदेश इसको बोलते हैं। इसमें अगर निचली अदालत के जो फैसले हैं अगर वो दोषपूर्ण हैं तो उसको निरस्त करने के लिए सर्टियोररी रिट्स जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किससे संबंधित परामर्श देता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग। तो इसका आंसर है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक सलाह देता है और किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते प्रसंविदा आदि मामलों में परामर्श देता है। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को परामर्श देने की बात का जिक्र किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की सलाह देता है? तो वो संवैधानिक या विधि संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के अनुसार प्रदान किया गया है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का जिक्र किया गया है, प्रारंभिक अधिकारिता का जिक्र किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में निर्णय देता है, सीधे विवाद पर निर्णय देता है। अन्य किसी न्यायालय में मध्यस्थता नहीं की जाती है। अगर प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत कोई चीज आती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर सीधे निर्णय देता है, किसी भी अन्य न्यायालय की मध्यस्थता उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति किस न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन कर सकता है? इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए पर्सन कैन फर्स्ट अप्लाई टू विच कोर्ट? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में वो आवेदन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के दोनों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोनों करते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है और नागरिक इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है, इसमें सीधा आवेदन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होगी? अंडर विच आर्टिकल एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 132 के अंतर्गत। आर्टिकल 132 में अपील का संवैधानिक अधिकार है, यानी कि एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है और यदि उसमें संवैधानिक या विधि की महत्वपूर्ण व्याख्या हो तो ऐसे जो निर्णय होते हैं उनको सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल विषयों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू सिविल मैटर्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो इसका आंसर है आर्टिकल 133 133। आर्टिकल 133 में सिविल अपील की संवैधानिक व्याख्या का जिक्र किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर उच्च न्यायालय कोई फैसला करती है और उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न जुड़ा हुआ है या फिर निर्णय में कोई त्रुटि है तो वैसे केसेस को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए डाला जा सकता है। और इसमें
ये लागू क्षेत्र इसमें क्या क्या, इसमें कंडीशन क्या क्या, इसमें कंडीशन ये है कि वो जो सिविल जो केस है उसकी न्यूनतम राशि 20,000 से अधिक होनी चाहिए और सिविल मामलों पर आधारित ये होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो थैंक यू वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।